नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय चैनल पर। संधि पढ़ने के क्रम में हम अच संधि पढ़ रहे हैं। अच संधि का आज हमारा है लास्ट पार्ट, प्रकृति भाव संधि। देखिए, कुछ संधियों में क्या होता है कि उनके नाम से ही हमें पता लग जाता है कि इस संधि में होना क्या है या इस संधि का मीनिंग क्या है। उसी प्रकार से प्रकृति भाव संधि में भी हमें नाम से ही पता लग रहा है। प्रकृति भाव अर्थात स्वभाववत, जिसको हम फाइन करें तो स्वभाववत अर्थात जिसका स्वभाव चेंज नहीं होता। तो प्रकृति भाव संधि में कोई भी संधि कार्य नहीं होती, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से जो एक नया वर्ण बनता है, परिवर्तन होता है, वह संधि है। लेकिन प्रकृति भाव संधि यानी कि प्रकृति भाव संधि में संधि तो होगी, लेकिन क्या होगा, उसमें एक नया वर्ण नहीं आएगा, वो अलग ही रहेगी, वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। संधि कार्य में क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा। यही है प्रकृति भाव संधि। हम इनको सूत्रों के माध्यम से जानते हैं। जो प्रकृति भाव संधि का सूत्र क्या है? प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम। इसको हम डिफाइन करें तो प्लुत प्रग्रह के बाद अच हो तो वह क्या होगा? नित्यम होगा, अर्थात प्रकृति भाव संधि वहाँ पर होगी। ठीक है। अच क्या है? हमारे स्वर हैं। प्लुत के बारे में हमने एक वीडियो में भी जाना था, अपनी वीडियो पिछली से पिछली वीडियो थी शायद, उसमें जाना था हमने कि प्लुत क्या होते हैं। सबसे पहले हम प्लुत के बारे में जानते हैं। हमने यह पढ़ा था, जाना था कि जो हर्ष होते हैं वह होते हैं अ अर्थात एक मात्रिक है यह। ठीक है। एक मात्रिक जो वर्ण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ष। उसके बाद दीर्घ अर्थात आ, अर्थात इसमें क्या है? दो मात्रा है, तो दो मात्रिक को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ। क्लियर। उसके बाद बारी आती है प्लुत। प्लुत क्या होते हैं? अ और ये चिन्ह होता है प्लुत का। इसको हम बोलते हैं तीन। ठीक है। त्रिमात्रिक। क्या बोलते हैं इसको? त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक इसको हम बोलेंगे। तो यही प्लुत होता है। क्लियर। तो इसका मतलब है पहले प्लुत आए, उसके बाद कोई अच आए और इजिकल में क्या बनेगी? हमारी प्रकृति भाव संधि हमारी बनेगी। क्लियर। हम इसको उदाहरण के माध्यम से भी जान सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम सूत्र के द्वारा आगे जानेंगे। उसके बाद है प्रग्रह संज्ञक, प्रग्रह संज्ञा। ठीक है। प्रग्रह संज्ञा। अब प्रग्रह को भी हम सूत्र के माध्यम से जानेंगे। पहले प्रग्रह है, फिर कोई भी अच है, उसके बाद क्या होगा? प्रकृति भाव संधि होगी। अब मैंने इन दोनों के ब्रैकेट में लिखा है संधि कार्य नहीं होता। क्लियर। संधि कार्य नहीं होता का मतलब है कि शब्द एज इट इज़ रह जाना, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आना। ठीक है। वही हमारी प्रकृति भाव संधि होगी। देखिए, सूत्र जो प्लुत संज्ञक सूत्र है, यह है प्लुत संज्ञक सूत्र। इससे क्या होती है? प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लुत संज्ञक सूत्र को जानते हैं। यह सूत्र है इरादुते च। यह सूत्र क्या कहता है कि दुरात होते च। इसको हम डिफाइन करें। दुरात होते च। दुरात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। दूर से में कौन सी विभक्ति होती है? अपादान होता है। और उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति है इसमें। ठीक है। पंचमी विभक्ति है। दूर से होते का मतलब होता है बुलाना। दूर से बुलाना। ठीक है। दूर से बुलाना। क्लियर। दूर से बुलाने पर, इतना हो गया। उसके बाद हम इसको हिंदी में परिभाषित करें। दुरात संबोधने वाक्यस्य टेह प्लुतो वा। देखिए, दूर से संबोधन में वाक्य की
जो टी भाग है, वाक्य का जो टी भाग है उसकी क्या होती है, प्लुत संज्ञा होती है। और किससे, विकल्प से, ठीक है, विकल्प से प्लुत संज्ञा हो जाती है। समझ आई। तो यह सूत्र यही कहता है कि दूर से पुकारने में वाक्य के टी भाग को विकल्प से प्लुत हो जाता है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। देखिए, जैसे हम बोलेंगे कि कृष्ण आगच्छ, ये उदाहरण हमने ले लिया। कृष्ण आगच्छ, हमने कृष्ण को बुलाया है। कृष्ण आगच्छ, हमने यह भी बताया था प्लुत में कि जब बोलते वक्त लंबा साउंड जाता है तो वहाँ पर प्लुत होता है। क्लियर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सूत्र के माध्यम से भी हमने जाना कि जब दूर से संबोधन में जो वाक्य का टी भाग होता है उसको विकल्प से प्लुत हो जाता है। अब इसमें देखिए, प्लुत है, न में अ है ना, उसके बाद क्या है, प्लुत त्रिमात्रिक जो है, ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अ है। क्लियर। तो इस प्रकार से यह सूत्र क्या कहता है कि जब वाक्य के जो टी भाग है, वाक्य का टी भाग जो है उसकी अचो अंत्यादि टी सूत्र हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, उसको आप फिर से रिवीजन करें, ठीक है। तो कृष्ण आगच्छ, इस प्रकार से यह सूत्र कहता है कि दूर से संबोधन करने में विकल्प से, यहाँ पर टी भाग की विकल्प से प्लुत हो जाता है। यह सूत्र यही कहता है। अब देखिए, हाँ, यहाँ पर बात हो रही है संधि की, यह बात आप ध्यान रखें, संधि की बात हो रही है। यहाँ पर हमने इसको मिलाया नहीं है, इसको प्लस में करके, इसको नया वर्ण यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर हम प्रकृति भाव संधि पढ़ रहे हैं और इस सूत्र के माध्यम से प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम से यहाँ पर प्रकृति भाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नया वर्ण नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही रहेगा कृष्ण आगच्छ, इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको एज इट इज़ रह जाना, यही हमारी प्रकृति भाव संधि है। प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम से यहाँ पर प्रकृति भाव संधि हो जानी है। क्लियर। तो इराद द्वितीय च सूत्र यही कहता है। उसके बाद है प्रग्रह संज्ञा सूत्र। प्रग्रह के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। प्रग्रह संज्ञा सूत्र, इसमें सूत्र नंबर 1 क्या कहता है, इदु देद द्विवचनम प्रग्रहम। क्लियर। इदु देद द्विवचनम प्रग्रहम, इसको हम अलग करें तो इत, उत और एत, ठीक है, प्लस में क्या होना चाहिए, द्विवचन होना चाहिए। समझ आई। इसमें क्या है, इत, उत और एत, ये क्या होने चाहिए, द्विवचन में होने चाहिए। ठीक है, द्विवचन में ये होने चाहिए। तो जैसे इत से क्या बनेगा, इकारांत। आप लिखते जाएं, इत से क्या बनेगा, इकारांत, उत से उकारांत, एत से एकारांत। क्लियर। अब देखिए, हमने यहाँ पर उदाहरण लिखा है हरि जमा एतौ। हरि में क्या है, द्विवचन है। जब हम हरि के रूप पढ़ते हैं, हरि हरि हर्य है, इस प्रकार से रूप पढ़ते हैं। तो हरि एक वचन में तो छोटी की मात्रा आती है और बड़ी ई की मात्रा आती है द्विवचन में। तो यहाँ पर आया द्विवचन। सूत्र यही कह रहा है कि द्विवचन में होना चाहिए इकारांत। ठीक है। तो हरि और उसके बाद क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए। यहाँ पर अच है अर्थात स्वर है ई। ठीक है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा उत,
विष्णु इमौ, यहाँ पर अब एक वचन में हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, विष्णु इस प्रकार से लिखा जाएगा, विष्णु विष्णु विष्णव है, इस प्रकार से रूप चलेंगे। प्रथमा द्वितीय एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो हमें द्विवचन लिखना है, द्विवचन लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने द्विवचन लिया है, विष्णु का द्विवचन यहाँ पर आ गया, यानी कि उकारांत आ गया, और उसके बाद क्या है, अच है, स्वर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम से प्रकृति भाव संधि यहाँ पर होगी। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर एज इट इज़ ये रह जाएगा हरि जमा एतौ, इस प्रकार से लिखा है, ये सिर्फ प्लस हट जाएगा और एज इट इज़ ये रह जाएगा हरि एतौ। विष्णु इमौ, ऐसा कैसा कोई परिवर्तन इसमें नहीं होना, विष्णु इमौ, ये प्रकृति भाव संधि है। प्रकृति भाव संधि की यही पहचान है कि उसमें संधि नहीं होगी, एक शब्द नहीं बनेगा, वो अलग ही रहेगा। ये प्रकृति भाव संधि की पहचान है, अगर हम सिंपल वे में समझें तो, ठीक है। यह सूत्र आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है अदसोमात सूत्र। अदसोमात सूत्र क्या कहता है, अदस के, इसको ऐसे समझें, अदस के मकार के बाद, ठीक है, अदस के मकार के बाद क्या है, ई, ठीक है। अदस, इसको आप परिभाषा आप लिख सकते हैं, इसकी लिख लें आप इसको कि अदस के मकार के बाद ई, यहाँ पर लिख सकते हैं अदस के मकार के बाद ई और ऊ, ठीक है, ई और ऊ की प्रक्रिया संज्ञा होती है। और प्रक्रिया संज्ञा से प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है। इतना ध्यान रखें कि अदस के मकार के बाद ई और ऊ, उसके बाद अच आने पर क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। किससे, अदसोमात सूत्र से। तो यहाँ पर इसको भी ऐसे कैसे आ जाएगा, ये अमी ईशा, ठीक है, अमु आसाते, इसी प्रकार से एज इट इज़ आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। यही है अदसोमात सूत्र। क्लियर। उसके बाद अगला सूत्र हम देखते हैं। अगला सूत्र क्या है, ओथ। ओथ सूत्र क्या कहता है, ओकारांत निपात प्रक्रिया संज्ञक होता है। इसका उदाहरण है अहो ईशा। अब देखिए, यह आप जान गए होंगे ओकारांत निपात। अब ओकारांत, यहाँ पे निपात क्या है, निपात क्या होता है, इस चीज़ को जाने। निपात वह होता है जिसके रूप नहीं चलते, ठीक है। तो ओ के कोई रूप नहीं चलते, पता है सबको, ओ का कोई रूप होता ही नहीं है, लिंग वचन में भी नहीं होता है, एक प्रथमा द्वितीया और तृतीया कुछ भी नहीं होता है इसका। तो ये क्या है, निपात है, ठीक है। तो यह सूत्र क्या कहता है कि ओकारांत निपात प्रक्रिया संज्ञक होता है, प्रक्रिया संज्ञक होता है। इसमें उदाहरण के माध्यम से देखें, जैसे ओकारांत आ गया, इसमें ओकारांत निपात, और उसके बाद क्या है, अच है, एज इट इज हमारा यह रह जाएगा अहो ईशाह, ठीक है, अहो ईशाह। अर्थात प्रक्रिया संज्ञक हुई, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से क्या हुई, प्रकृति भाव हुआ, ठीक है। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से क्या हुआ, प्रकृति भाव हुआ ओथ सूत्र से, ठीक है। तो आप इस चीज़ को इतना ही जानें कि ओकारांत निपात प्रक्रिया संज्ञक होता है। क्लियर।
उसके बाद सूत्र आता है निपात एक जनांग, अर्थात एक अच वाले निपात की प्रग्रह संज्ञा होती है आंग को छोड़कर। आंग क्या है? प्रत्याहार है, अर्थात आंग प्रत्याहार में जो जो वर्ण आते हैं उनको छोड़कर जो एक अच वाले निपात की क्या हो जाती है? प्रक्रिया संज्ञा हो जाती है, और प्रक्रिया संज्ञा से क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। तो यहाँ पर जाने इसमें क्या है, इसको अलग करें तो निपात एक अच अनांग, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं, जैसे ई धन इंद्र है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो सकती है, बड़ी ई आ सकती है, और यहाँ पर बन सकता है इंद्र है, लेकिन आपने इंद्र को ऐसे लिखा हुआ कभी नहीं देखा होगा, कहीं भी इंद्र को ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि निपात एक जनांग से क्या हो जाता है, यहाँ पर इस प्रकार से प्रकृति भाव संधि यहाँ पर होती है। इंद्र है इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। इंद्र है इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा जाता है। तो यह सूत्र यही कहता है कि एक अच वाले निपात की क्या हो जाती है? प्रग्रह संज्ञा हो जाती है, और प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम से क्या हो जाता है? प्रकृति भाव संधि हो जाती है। अगला सूत्र देखते हैं, च आदियो असत्वे। इस सूत्र से क्या होता है, इसको हम डिफाइन करें तो च आदि जिसके आदि में हो, ठीक है। च जिसके आदि में हो, जो सत्व से भिन्न हो, अर्थात क्या हो? असत्व हो। सत्व से भिन्न का मतलब है यहाँ पर द्रव्य से भिन्न हो, जो अद्रव्य हो। अब ये देखिए उनकी क्या होगी? निपात संज्ञा होती है। अब निपात का हमने अर्थ जाना था। अब देखिए च के जो है रूप नहीं चलते, च के रूप नहीं चलते हैं, ना ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि में कुछ भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा है? सत्व से भिन्न कहा है या असत्व कहा है। यही असत्व है जिसके रूप नहीं चलते, ठीक है। तो यह सूत्र यही कहता है कि च जिसके आदि में हो उनकी क्या होगी? निपात संज्ञा होगी, और जो सत्व से भिन्न हो अर्थात असत्व हो उनकी क्या होगी? निपात संज्ञा होती है, ठीक है। तो यह निपात संज्ञक सूत्र है। अगला सूत्र क्या कहता है? प्राद्य है। प्राद्य है, इस सूत्र को हम डिफाइन करें तो प्र जिनके आदि में हो, ठीक है। प्र आदि एक सूत्र हमने और पढ़ा था पिछली वीडियो में, क्रिया योगे उपसर्गा, आपको याद होगा। तो उसमें भी यही था, निपात संज्ञक सूत्र हो रहा था वहाँ पर भी, ठीक है। तो प्र आदि क्या है? उपसर्ग है, जो कि टोटल कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं। तो यही कहा है इसमें, प्र जिनके आदि में हो उनकी भी क्या होती है? निपात संज्ञा होती है। तो यह भी कौन सा सूत्र है? निपात संज्ञक सूत्र है, ठीक है। अब हम इनको जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि जो जिनके उदाहरण दिए हैं वही मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपने यह भी जान लिया प्र आदि जिनमें हो वह कौन से होते हैं, ठीक है। उनकी निपात संज्ञा होती है, वो उपसर्ग होते हैं। इतना आप जान चुके, इतना ही आपको जानना है। उसके बाद सूत्र है संबुधौ शाकल्यस्य एत अव अनर्षे, ठीक है। एत अव अनर्षे, यह सूत्र क्या कहता है? इसको हम डिफाइन करें तो संबुधौ अर्थात संबोधन एक वचन से, ठीक है। संबोधन कौन सी विभक्ति होती है? 7वीं विभक्ति होती है। तो संबोधन एक वचन से, इसको उदाहरण के माध्यम से जाने। विष्णु देखो, विष्णु क्या है? संबोधन का एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन से परे अवैदिक इति हो, ठीक है। अवैदिक इति हो, अवैदिक का मतलब है लौकिक इति हो, ठीक है। तो विकल्प से प्रग्रह संज्ञा होगी। यह क्या है? प्रग्रह संज्ञक सूत्र है, ठीक है। विकल्प से होगी, यह भी याद रखना है, विकल्प से होगी। अब एक चीज़ और आप नोट डाउन कर लें अपने पास कि
यहाँ पर शाकल्य ऋषि का जिक्र हो रहा है। जहाँ पर भी किसी भी ऋषि का जिक्र होता है वहाँ पर हमेशा वैकल्पिक होगा, अर्थात विकल्प से होगा। ये नोट डाउन कर लें। जहाँ पर भी ऋषि का जिक्र होता है, ऋषि कहते हैं, तो वहाँ पर ना होते हुए भी होना, ठीक है, वो होगा वैकल्पिक, क्योंकि उन्होंने कहा है, उनका यह आदेश है। ठीक है, तो संबोधन एक वचन से परे अवैदिक इति हो तो विकल्प से क्या होगी, प्रक्रिया संज्ञा होगी, और प्रक्रिया संज्ञा होगी तो उसके बाद प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से क्या होगा, प्रकृति भाव संधि हमारी होगी। तो यह विष्णु इति एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद सूत्र है मय उयो वो वा। इस सूत्र के माध्यम से हम क्या जानेंगे कि मय प्रत्याहार से परे उय का उ हो तो, मय प्रत्याहार के उय का उ हो तो उसको विकल्प से क्या हो जाता है, वह हो जाता है। ठीक है, विकल्प से क्या हो जाता है, वह हो जाता है। इसका ये एक उदाहरण है किमु उक्तम। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा विकल्प से वह हो जाता है, वैसे तो यहाँ पर प्रकृति भाव होगा, प्रकृति भाव का उदाहरण हमने यह एज इट इज़ लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम विकल्प से इसको संधि करना चाहें तो कैसे होगी, क्योंकि हमने बताया उ की जगह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तो उ की जगह वह हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, किमुक्तम, ये विकल्प से हो जाएगा। क्लियर। तो यह सूत्र यही कहता है। उसके बाद अगला सूत्र है इको सवर्णे शाकल्यस्य हर्षवश्च। यहाँ पर भी शाकल्य ऋषि का जिक्र है। तो शाकल्य ऋषि का जैसे कि हमने पहले भी जाना था, ऋषि का जिक्र जहाँ पर है वहाँ पर वैकल्पिक जरूर होगा, विकल्प से होगा, क्योंकि उनका आदेश है। ठीक है, तो इको सवर्णे शाकल्यस्य हर्षवश्च, इसको हम हिंदी में डिफाइन करें तो इक को हर्स्व हो जाए। ठीक है, इक को, इक प्रत्याहार को हर्स्व हो जाए जब असवर्ण परे हो तो, असवर्ण परे हो तो, असवर्ण कौन सा है, यह अ है। ठीक है, यह असवर्ण है। सवर्णी और असवर्णी भी हमने जाने थे। सवर्णी कौन से होते हैं, जो कि समान वर्ण होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ई और अ है, दो असवर्णी हो गई, तो यहाँ पर अ क्या है, असवर्णी है। तो विकल्प से प्रक्रिया संज्ञा होगी। अब विकल्प से क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे शाकल्य ऋषि का जिक्र है। ठीक है, तो फिर से जानते हैं, इक को हर्स्व हो जाए जब असवर्ण परे हो तो विकल्प से क्या होगी, प्रक्रिया संज्ञा होगी। क्लियर। अब उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे हमने लिखा चक्री अत्र, या इसका उदाहरण है चक्री अत्र में यहाँ पर इक को हर्षो हो जाता है, इक को क्या हो जाता है, हर्षो हो जाता है, हर्षो छोटी ई आ गई। जब असवर्ण परे हो, असवर्ण परे हो तो विकल्प से क्या हो जाता है, प्रक्रिया संज्ञा होती है। यहाँ तो हमारी प्रकृति भाव हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो क्या हो रहा है, प्रकृति भाव संधि हो रही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया विकल्प से, क्योंकि शाकल्य ऋषि का आदेश है, तो विकल्प से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रक्रिया संज्ञा होगी। कैसे, विकल्प से कैसे होगी, हर्षो हो जाएगा और असवर्ण परे हो जाएगा। अब यहाँ पर संधि होने के बाद यह बन जाता है चक्रियत्र। ठीक है, चक्रियत्र, अगर हम इसको विकल्प से संधि करेंगे तो चक्रियत्र बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विकल्प से यहाँ पर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो चक्रियत्र विकल्प से प्रक्रिया संज्ञक हो गया, और प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम से क्या हो जाती है, प्रकृति भाव संधि यहाँ पर हो जाती है। तो यह सूत्र यही कहता है। उसके बाद अब इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि न समासे, आप अपनी लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक में देखें, न समासे, यहाँ पर विकल्प से प्रक्रिया संज्ञा तो हो रही है, लेकिन समास में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब समास करते हैं
तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता। केवल इसका इतना ही जाने। उसके बाद अगला सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे। इसको हिंदी में डिफाइन करें तो अच से परे र या ह हो और उसके बाद यर प्रत्याहार हो तो विकल्प से यर को क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है। अर्थात अब देखिए अच से परे, यहाँ पर अच से परे क्या है, र है, ठीक है। अच से परे क्या है, यहाँ पर र है और यहाँ पर ह भी हो तो उसके बाद जो यर प्रत्याहार है उसके बाद क्या है, यर प्रत्याहार में आप देखेंगे कौन कौन से वर्ण हैं, अपने प्रत्याहार उठा के देखें, ठीक है। तो विकल्प से क्या हो जाता है, वहाँ पर यर हो जाता है, विकल्प से यर को द्वित्व हो जाता है। अब देखिए द्वित्व कैसे होता है, यहाँ पर हम इसको संधि करेंगे, ये चीज़ भी ध्यान रखें, विकल्प से होगा, वैसे यहाँ पर संधि नहीं होनी क्योंकि यहाँ पर प्रकृति भाव संधि का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर विकल्प से जब हम संधि करेंगे तो द्वित्व कैसे होगा, यह देखें। जैसे इसको हम संधि करेंगे तो इसकी संधि होगी हमारी, ये संधि होगी। द्वित्व का मतलब है यह जो है दो बार आया, एक बार आधा है, एक बार पूर्ण यह है, ठीक है, यही द्वित्व है। तो द्वित्व से क्या हो गया, यहाँ पर यर हो गया, तो यहाँ पर क्या बना, गोर्यौ, ठीक है, यहाँ पर क्या बना, गोर्यौ, ठीक है। अब इसको आप ऐसे संधि विच्छेद और संधि करके देखें अपने आप से, यह सूत्र यही कहता है। उसके बाद अगला सूत्र क्या है, ऋत्यक है, ऋति धन अक है, इसको विच्छेद करें तो ऋति धन अक है। ऋकार आदि स्वर परे रहते, ऋकार आदि स्वर परे रहते, पूर्व और पर का भी पता है, यह पूर्व है यह पर है, तो परे रहते ऋकार, अक को हर्ष हो जाए, अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, ठीक है, अक को क्या हो जाए, हर्ष हो जाए, अक क्या है यहाँ पर, ये रहा, अक को क्या हो जाए, हर्ष हो जाए, तो द्वित्व परे रहते तो विकल्प से क्या होगी, प्रग्रह संज्ञा होगी, और प्रग्रह संज्ञा होगी तो उसके बाद प्लुत प्रग्रह अचिनित्यम से क्या होगा, प्रकृति भाव संधि यहाँ पर हो जाएगी। अब देखिए हर्ष हो जाए, हर्ष कैसे हो जाए, जब हम इसको संधि करते हैं तो यहाँ पर हमने दीर्घ आ लिखा हुआ है, ब्रह्माधन ऋषि लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि। जब हम इसको प्रकृति भाव करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने आज प्रकृति भाव संधि को पूर्ण कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी संधि। आप इसको अच्छे से रिवीजन करें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी अच स्वर में यह संधि हमने जो संधि करवाई है, सारी संधियों की आप रिवीजन करें, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम हल संधि पढ़ेंगे, यानी कि व्यंजन संधि शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।